तबीयत अच्छे में खुश आयो। What we are going to पढ़ेंगे today बाबा? What we are going to पढ़ेंगे today? क्या पढ़ा था हमने? डिस्कवरी ऑफ वायरस। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। डिस्कवरी पढ़ी थी, आज डिस्कवरी से आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ना है भाई? आगे हमें पढ़ना है, देखते हैं क्या पढ़ना है, मुझे तो याद भी नहीं। हमें पढ़नी है वायरस की स्ट्रक्चर। ठीक हो गया? डिस्कवरी कंप्लीट की थी। अब मैं पूछूं, सवाल पूछूं डिस्कवरी में से, मुझे बताएं फर्स्ट बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर की और कब की? हाँ भाई, आपके रट्टे को देख रहा हूं मैं। बैक्टीरियोफेज नहीं भाई, जेनर ने नहीं, बैक्टीरियोफेज की पूछ रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टॉट नाम के साइंटिस्ट ने 1915 में बैक्टीरियोफेज डिस्कवर की, बैक्टीरिया की कॉलोनी के डेथ होने के सबब। उसके बाद रीडिस्कवर किया इसको, बैक्टीरियोफेज को, किसने? हेरले ने 1917 में। अच्छा, किसने कहा कि टीएमडी जो डिजीज है वो वायरल है, बैक्टीरियल नहीं? इवानोस्की के अकॉर्डिंग सॉल्यूबल पोर्शन में वायरस मिलेगी या इनसॉल्यूबल में? फिल्टर में मिलेगी वायरस या अनफिल्ट्रेट में? सॉल्यूबल में मतलब फिल्ट्रेट में, मतलब वायरस आर दी सॉल्यूबल अकॉर्डिंग टू द फिल्ट्रेशन। वेरी गुड। किसने फिल्टर बनाया? फिल्टर किसने बनाया, कब बनाया? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने बनाया। कब बनाया? और फर्स्ट टाइम फिल्टर की मदद से कौन सी वायरस का पता चला? वेरी गुड। 1884 में चार्ल्स चैम्बरलैंड ने रेबीज वायरस को पहचाना भाई, टीएमवी नहीं। एक बच्चे ने कहा है टीएमवी, रेबीज भाई, रेबीज। ब्लड को फिल्टर किया था उसने। हाँ, अच्छा, फिल्टर क्यों बनाया था? आप कहेंगे सर फिल्टर बनाया गया था जर्म फ्री कंडीशन बनाने के लिए। कौन बताएगा? लुईस पास्चर की वैक्सीन्स को। कौन कौन सी 3 वैक्सीन बनाई लुईस पास्चर ने? कोई भी 3 नाम बताएं। कॉलरा की, एंथ्रेक्स की, वेरी गुड, रेबीज की, वेरी गुड भाई, वाह वाह, क्या रट्टा है, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। आज हमें पढ़नी है सर, आज हमें पढ़नी है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। समझ रहे हैं? वायरस की क्या पढ़नी है भाई? स्ट्रक्चर पढ़नी है। अच्छा, येलो फीवर का नाम लिखा है किसी ने, मुझे बताएं, मुझे बताएं कौन सी एंटीबायोटिक वायरस पर काम करेगी? कौन सी एंटीबायोटिक वायरस को उड़ा देगी, मार देगी? वायरस मरी हुई है, वायरस को कोई एंटीबायोटिक नहीं लगती। वेरी गुड, वेरी गुड। और मुझे बताएं 1901 में 1901 में 1901 में कौन सी वायरस डिस्कवर हुई थी? 1901 में येलो फीवर, येलो फीवर 1901 में डिस्कवर हुई थी। हाँ, ये भी लिख लें, नोट कर लें। हाँ, चलें आगे। स्ट्रक्चर हमें क्या पढ़नी है भाई? 2 चीजें पढ़नी है स्ट्रक्चर में। एक, हमें वायरस की केमिकल स्ट्रक्चर पढ़नी है, और दूसरा हमें वायरस की फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़नी है। केमिकल स्ट्रक्चर से मुराद, केमिकल स्ट्रक्चर से मतलब वायरस की हमें पढ़नी है कंपोजिशन, और फिजिकल स्ट्रक्चर से मुराद वायरस की हमें पढ़नी है शेप्स या और साइज भी। तैयार हैं भाई रट्टे लगाने के लिए? आज भी क्लास है रट्टे का, मैंने भी लगाए हुए हैं रट्टे, आपको भी लगवाऊंगा रट्टे। एग्जाम में भी काम आएगा रट्टा, और मिलेंगी मार्क्स, और आप बन जाएंगे डॉक्टर, हम हो जाएंगे खुश।
फिर सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। आ जाए रट्टे लगाने के लिए तैयार, देखते हैं किसमें कितना दम है। मैं अभी पढ़ा के अभी पूछ रहा हूं, नहीं भूल जाए ना, फिर रिवाइज करें। फिर देखें, चीजों को रटने का एक तरीका है कि पढ़ के आए, मुझसे पढ़कर फिर जाके रिपीट करें। जब टाइम मिले आप याद करें बायो में से कौन से चैप्टर हैं जिनमें रट्टा है, और वो रट्टे वाली पॉइंट आप बुक में या रजिस्टर में हाईलाइट करें। येलो हाइलाइटर ले लें, मेरी बात सुने, येलो हाइलाइटर ले लें और वो जो रट्टे वाली चीजें वो हाईलाइट करते जाएं सारी येलो से। फिर जब आप रिवीजन करेंगे ना, येलो पे नजर पड़ेगी, येलो पे नजर पड़ेगी, हर पेज के येलो पार्ट पे नजर पड़ेगी, वो आप फिर देखेंगे, फिर आपको ऐसी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। जरूरी नहीं येलो कोई भी ले लें भाई, कोई भी ले लें, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, तो फिर आप नहीं भूलेंगे। ओके, अब आते हैं टॉपिक पर आते हैं। 3 पीरियड लेकर अभी आया हूं, थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा, समझ गए होंगे आप। आए जल्दी, भूलना नहीं, पहले पढ़ेंगे हम केमिकल स्ट्रक्चर। तो भाई जो वायरस हैं वो जनरली 2 चीजों की बनी हुई हैं। नंबर 1 न्यूक्लिक एसिड, नंबर 2 प्रोटीन। 2 चीजों से बनी हुई हैं वायरस। प्रोटीन का जो पार्ट होता है वायरस का, उसको हम कहते हैं कैप्सिड, और न्यूक्लिक एसिड में से या तो वायरस के पास डीएनए होता है, या तो वायरस के पास क्या होता है, डीएनए होता है, या वायरस के पास आरएनए होता है, या डीएनए होता है या आरएनए होता है। दोनों चीजें वायरस के पास नहीं होती। अगर आरएनए है तो वायरस को आरएनए वायरस कहेंगे, और डीएनए है तो वायरस को डीएनए वायरस कहेंगे। मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो हैं वो आरएनए वायरसेस हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है। अच्छा देखें, मोस्ट ऑफ द वायरसेस आरएनए वायरसेस हैं, और सुने, जो डीएनए वायरस होगी उसको जिसमें डीएनए होगा उसको डीएनए वायरस। अच्छा मुझे बताएं, दोनों एक साथ हो सकते हैं डीएनए या आरएनए एक ही वायरस में? नहीं, तो कोई भी एक होगा, और सेल में दोनों होते हैं। अगर आरएनए है तो आरएनए वो वायरस का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अगर डीएनए है तो डीएनए वायरस का क्या है, जेनेटिक मटेरियल। मतलब वायरस के केस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। वाइल इन द सेल्स आइदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो प्रोकैरियोट या यूकैरियोट सेल में वो इंटरमीडिएट है। प्रोटीन बनाने के लिए यूज होता है, डीएनए इसको यूज करता है। हाँ टपाली है। तो आ जाएं प्रोटीन पर। तो प्रोटीन क्या बनाती है वायरस का, कैप्सिड। सपोज करें भाई ये आपका वायरस का, ये बन गया वायरस का डीएनए, ठीक हो गया डीएनए, तो ये डीएनए वायरस बन रही है। और ये आपके वायरस का बन गया क्या, ये क्या बन गया, डीएनए के ऊपर कवर। और ये जो कवर बनाएगी ये बनाएगी प्रोटीन। तो प्रोटीन किसको कवर करेगी, न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड क्या बनाता है, कोर। कोर का मतलब है जो सेंटर पे होगा। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कोर है, और इसको कवर करने वाला प्रोटीन है। तो प्रोटीन कैप्सिड का मतलब है कोटिंग करने वाला, कवर। जो कवर है वो प्रोटीन से बना हुआ है। अब ये जो कवर है क्या एक साइड से होगा, क्या 2 साइड से होगा, क्या 3 साइड से होगा, क्या 4 साइड से? नहीं भाई, ऑल अराउंड होगा। तो ये जो कैप्सिड है वो सारे साइड से होगा। ये डीएनए है, ये कैप्सिड, ये कैप्सिड, ये कैप्सिड, ये कैप्सिड, इधर ऊपर ऑल अराउंड कैप्सिड होगा। तो जो कैप्सिड है छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल से बना होगा। उन हर एक मॉलिक्यूल को भाई क्या कहेंगे, कैप्सोमर्स। मर्स का मतलब है मॉलिक्यूल, कैप्सो का मतलब है कोट या कैप्सिड।
कैप्सिड के एक मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कैप्सोमर। कैप्सोमर किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। यानी सारे प्रोटीन मिलकर कोट बनाएंगे, यानी सारे कैप्सोमर मिलकर कोट बनाएंगे, कैप्सिड बनाएंगे। अब अगर मैं पूछूं कैप्सिड का प्रीकासर कौन है, प्रोटीन या कैप्सोमर्स या बोथ? सही है, कैप्सिड का प्रीकासर प्रोटीन सही है, कैप्सोमर्स सही है, प्रोटीन ही तो है कैप्सोमर, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को कैप्सोमर कह रहे हैं। तो कैप्सोमर आर दी प्रीकासर्स ऑफ कैप्सिड। अच्छा, ये जो कैप्सोमर होता है ये सारा कैप्सिड है, एक कैप्सोमर भी इस कैप्सिड जैसा होता है, ऐसे हेक्सागोनल। कैप्सोमर की शेप ऐसे होती है, मगर ये कैप्सोमर सारा नहीं, ये एक ये कैप्सोमर है। हर एक कैप्सोमर जो है वो हेक्सागोनल होता है। किसी भी वायरस में हर एक कैप्सोमर हेक्सागोनल होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कैप्सिड भी हेक्सागोनल है। भाई ये आपको हेक्सागोनल दिख रहा है, आपको हेक्सागोनल दिख रहा है। अगर मैं इसकी एक साइड से देखूं तो ये 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल 6 साइड हैं, हेक्सागोनल है। मगर ये जो कैप्सिड है कुछ वायरसेस में ऐसा भी हो सकता है राउंड, कुछ वायरसेस में ये कैप्सिड आपका ऐसा भी हो सकता है स्प्रिंग टाइप, यानी बीच में इसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल होगा और ये उसके अराउंड होगा। ये जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड उसके अराउंड, ये जेनेटिक मटेरियल, ये कैप्सिड उसके अराउंड। मेरा मतलब सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वायरस की शेप है वो किस पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लिक एसिड पर या कैप्सिड पर? कैप्सिड पर। तो कैप्सिड की शेप किस पर डिपेंड करेगी? कैप्सोमर्स की अरेंजमेंट पर, कि कैप्सोमर कैसे अरेंज हुए हैं। जैसे कैप्सोमर अरेंज हुए होंगे वैसी स्ट्रक्चर बनेगी वायरस की। तो कुछ वायरस आपको क्यूबाइडल मिलेंगे, ये क्यूबाइडल शेप है आपकी वायरस की एक। कुछ वायरस आपको स्फेरिकल मिलेंगे, बेरी टाइप यानी राउंड सर्क्यूलर। कुछ वायरस आपको हेलिकल मिलेंगे, हेलिकल में आपका टीएमवी जो वायरस है, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, वो हेलिकल है ऐसे। इसको हेलिकल को आप रॉड शेप भी कह सकते हैं क्योंकि एज अ होल ये रॉड बन गया। सिलेंड्रिकल भी कह सकते हैं। यहाँ पे कैप्सोमर कैसे अरेंज हुए हैं? हेलिकल फॉर्म में। इसको आप स्फेरिकल या सर्क्यूलर या राउंड कह सकते हैं। जो आपकी पोलियो वायरस है वो आपकी स्फेरिकल है, और जो आपकी बैक्टीरियोफेज है वो आपकी ऐसी है। भाई आज जो है ना कोरोना वायरस भी आपकी स्फेरिकल है। हाँ, आज जो है हमें डिस्कस करनी है बैक्टीरियोफेज, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ चीजें रट्टे वाली हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुने। कुछ वायरसेस हैं स्मॉल, कुछ वायरसेस हैं स्मॉल, वेरी स्मॉल वायरसेस। स्मॉल वायरस होगी 20 नैनोमीटर की, और बड़े में बड़ी वायरस जो है वो 250 नैनोमीटर की है। वायरस की साइज हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में। जो 250 नैनोमीटर की वायरस है वो आपकी है पॉक्स वायरस, जो कि डीएनए कंटेन करती है। बहरहाल डीएनए को छोड़ दें, इतना याद करें, बड़े में बड़ी वायरस जो है वो पॉक्स वायरस है। और जो छोटे में छोटी वायरस है वो है पार्वो वायरस 20 नैनोमीटर की। ये आपकी भाई साइज हो गई, ये आपकी साइज हो गई वायरस की। ये रेंज है 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक, पॉक्स से पार्वो तक, पार्वो से पॉक्स तक। ये जो पार्वो वायरस है ये माउथ के अंदर डिजीज करती है, माउथ के अंदर, ठीक है ना, रेशेस बनाती है ऐसे। और एक बात
साइज के अकॉर्डिंग एक और बात बताऊं, कैप्सोमर के अकॉर्डिंग बात बताऊं, गौर से सुनिए। 32 कैप्सोमर्स हैं किसमें, पोलियो वायरस में, और 162 कैप्सोमर्स हैं हर्पीज वायरस में, और 252 कैप्सोमर्स हैं एडिनो वायरस में। भाई रट्टे लगाने हैं। एडिनो में 250, एडिनो 250 याद रख लें। हर्पीज 162, पोलियो में 32। कैप्सोमर्स की बात कर रहा हूं, प्रोटीन के मालिक्यूल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे। जो स्पेरिकल होती है वो ज्यादा हार्मफुल क्यों होती है, जो एनवलप्ड होती है वो ज्यादा हार्मफुल क्यों होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है भाई, अभी तक हमने पढ़ा है कि जो वायरस बनी हुई है दो चीजों से बनी है, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन की। भाई क्या बताएं, क्या वायरस में तीसरा पार्ट नहीं होता क्या, क्या वायरस में तीसरा पार्ट नहीं होता क्या, जिसका नाम है क्या, एनवेलप। एनवेलप हमने पढ़ा हुआ है कि एनवेलप सेल मेम्ब्रेन से बनता है, होस्ट से बनता है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बनता है। अब एनवेलप के रिगार्डिंग मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा। एनवेलप के रिगार्डिंग मुझे बताएं, एनवेलप के बारे में बताएं। क्या बताएंगे एनवेलप के बारे में? भाई ये सेल है, ठीक है, ये वायरस है, ये वायरस के ऊपर क्या है, ये एनवेलप है, ठीक है ना, ये एनवेलप है, ये सेल हो गया और ये वायरस है, वायरस के ऊपर ये एनवेलप है। ये हो गया ई मतलब एनवेलप, और ये हो गया आपका वाइट वाला से जो है कैप्सिड, और अंदर बीच में ये न्यूक्लिक एसिड है वायरस के अंदर, ठीक है ना। अच्छा अब समझे मेरी बात। जब ये सेल इंटर होगा तो ये देखें, सेल वायरस इंटर हुआ सेल में तो अपना एनवेलप बाहर छोड़ के गया है, अंदर जाके ये वायरस में से वायरस बनाएगा। जब वायरस बन जाएंगी तो ये निकलेगा, जब निकलेगा तो इसके ऊपर एनवेलप बन जाएगा। तो भाई एनवेलप किसका है? ये सेल मेम्ब्रेन है, जो जब वायरस निकल रही है तो सेल मेम्ब्रेन लपेट रही है वायरस को, और जो सेल मेम्ब्रेन वायरस को लपेट रही है उसको हम कह रहे हैं एनवेलप, यानी सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, यानी होस्ट से बना हुआ है। अब मुझे बताएं कैप्सिड और एनवेलप में से रेजिस्टेंसी किसमें ज्यादा है? कैप्सिड और एनवेलप में कैप्सिड की रेजिस्टेंसी ज्यादा है। अगर मैं पूछूं एनवेलप इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सपोज करें भाई ये WBC है, मतलब इंसान का सेल है, इंसान का सेल है, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी है वो आपके बॉडी के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ना, आपके बॉडी के टेम्परेचर pH पर ये स्टेबल है ना सेल मेम्ब्रेन। अगर इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर यहाँ पे एनवायरमेंट में रख लें, आप एनवायरमेंट में रख लें, ये एनवायरमेंट में आपकी सेल मेम्ब्रेन बचेगी? खुले टेम्परेचर में बचेगी? ये टूट नहीं जाएगी? टूट जाएगी ना भाई। तो यही तो बात है, ये सेल मेम्ब्रेन एनवेलप बन रही है, एनवेलप सेल मेम्ब्रेन से बन रहा है। जब ये वायरस बाहर निकल जाएगी, एनवायरमेंट में जाएगी, तो मुझे बताएं एनवेलप्ड और अनएनवेलप्ड वायरस में कौन सी वायरस है जो होस्ट से निकलकर एनवायरमेंट में जाकर फिर एनवायरमेंट से होस्ट तक नहीं जा सकती अगर वो ज्यादा टाइम एनवायरमेंट में रही तो? अगर उसने ज्यादा टाइम एनवायरमेंट में स्टे किया तो आप कहेंगे सर एनवेलप्ड वायरस। एनवेलप्ड वायरस जब एनवायरमेंट में पड़ेगी तो उसका एनवेलप हो जाएगा खत्म। और पता है जो एनवेलप है वो पहचान देता है कि ये सेल है हमारा कौन सा। मिसाल की बात है WBC पर अटैक करना है भाई, एनवेलप जब वायरस अंदर जाएगी तो एनवेलप पार्ट बन जाएगा सेल मेम्ब्रेन का, और जब वायरस निकलेगी तो सेल मेम्ब्रेन से ही एनवेलप बनेगा। तो जब दूसरी बार ये दूसरे WBC पर ये वायरस अटैक करेगी, इससे निकलकर इस पर अटैक करेगी, तो ये WBC क्यों इसको अलो कर रहा है? ये WBC इस वायरस को क्यों एंटर होने दे रहा है? क्यों?
कि ये कह रहा है इसमें जो इन्वेलप है वो हमारे WBC के सेल मेम्ब्रेन का है, मतलब ये अपना है। तो इन्वेलप आपका बैक्टीरिया वायरस को अटैक करने में हेल्प करता है, दूसरे सेल पर अटैक करने में हेल्प करता है। जब ये इन्वेलप निकल जाएगा, टूट जाएगा बाहर रहने से, तो वो वायरस दूसरे होस्ट पर अटैक नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हो गया जो इन्वेलप्ड वायरस है उसकी रेजिस्टेंस ही कम है, मगर उसकी जो वैरुलेंसी है ना भाई वो ज्यादा है। अब मुझे कौन बताएगा कमेंट में, होस्ट से डायरेक्ट होस्ट में, होस्ट से सीधा होस्ट, कौन सी वायरस ज्यादा प्रोलिफरेट होती है, जो ज्यादा एनवायरमेंट में नहीं जाती, गई तो खत्म, एनवेलप्ड। ओके 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 ओके, यहां तक आपकी बात हो गई क्लियर। अब मेरी बात गौर से सुने, अब मेरी बात गौर से सुने। मुझे आपको पढ़ाना है क्या, मुझे आपको क्या पढ़ाना है, गौर से सुने। मुझे आपको पढ़ाना है कि जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज की वो कैसी है, बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर। तो भाई पहले तो हमने जनरल बात की कि वायरस हेक्सागोनल भी हो सकते हैं। इस हेक्सागोनल को डिटेल में बात करेंगे, ये हेक्सागोनल वैसी नहीं थी जैसा मैंने कहा था, उसको डिटेल में पढ़ना है, क्यों इसीलिए मैंने उस हेक्सागोनल को वहां पे छोड़ दिया। बाकी कुछ वायरस स्फेरिकल हैं, कुछ हेलिकल हैं। TMV हेलिकल है, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस आपके स्फेरिकल या सर्कुलर हैं, राउंड हैं। और बैक्टीरियोफेज पे आते हैं अगर, तो ये जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियोफेज पहले तो नाम क्यों है, क्योंकि ये अटैक करेगी किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। मतलब इसका होस्ट कौन है, बैक्टीरिया। और कौन सी बैक्टीरिया, ई कोलाई इसका होस्ट है। ये जो बैक्टीरियोफेज है इसके टाइप हैं, T1 से लेकर T8 तक। T का मतलब है टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसमें से जो T2 है और T4 है, ज्यादा से ज्यादा इनकी स्टडी की गई है, आपके सिलेबस में इनका जिक्र किया गया है। इन जनरल अगर बात करें जो बैक्टीरियोफेज है वो नेक्ड वायरस है। हाँ भाई, नेक्ड वायरस का मीनिंग बताएं। नेक्ड वायरस आप कहेंगे उसको कहेंगे जिसके पास न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड हो और क्या नहीं हो, इन्वेलप नहीं हो। जिसके पास इन्वेलप नहीं है, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड है, उनको हम नेक्ड वायरस कहेंगे। पढ़ा था, ओके। नॉन इन्वेलप्ड। अच्छा, बैक्टीरियोफेज के कितने टाइप हैं, 8 में से T2 और T4 की स्टडी की गई है। अब सुने, कुछ बैक्टीरियोफेज भाई आपके पास ऐसे हैं, ऐसे आपने कहा हमने तो नहीं देखा है, ऐसे कुछ बैक्टीरियोफेज आपके पास ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरियोफेज आपके पास ऐसे हैं। तो अगर मैं पूछूं इन सब में से कौन सी वो स्ट्रक्चर है, कौन सी वो स्ट्रक्चर है जिसमें 1, 2, 3 ये सिर्फ और सिर्फ इस वायरस के इस पार्ट जैसी, इस पार्ट को हम कहते हैं हेड, और ये वायरस इस पार्ट जैसी है, इसको हम कहते हैं टेल। ये पूरी वायरस है, एक वायरस है ये एक वायरस है। ये आपकी जो T1 है, T3, T5, T7 ये आपकी ऐसी ऐसी होती हैं। T2 एंड T4 जो है उसमें ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है, यानी वो रॉड टाइप भी हैं तो हेक्सागोनल भी हैं, ये पार्ट भी है उनमें। ये एक वायरस है, इसको हम कहेंगे क्यूबाइडल, क्यूबाइडल, या इसको हम नाम देंगे प्रिज्म टाइप, प्रिज्म टाइप है ना भाई, प्रिज्म। और इसको हम नाम देंगे कौन सी, रॉड टाइप। तो बैक्टीरियोफेज रॉड टाइप होती है, प्रिज्म टाइप भी होती है। इस प्रिज्म में हम पढ़ेंगे 20 साइड्स हैं, है तो लग तो 6 साइड रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 साइड कैसे होंगी मैं पढ़ा रहा हूं। ये जो वायरस है ये एक ही वायरस है, मगर इसमें प्रिज्म टाइप भी पार्ट है जिसको हम कहेंगे हेड, और रॉड टाइप भी पार्ट है जिसको हम कहेंगे टेल।
तो ये जो शेप बनेगी उसको आप प्रिज्म कहेंगे क्या? सारी को नहीं। रॉड शेप कहेंगे क्या सारी को? नहीं। तो ये आपकी हेड और टेल वाली आपकी बन गई फ्रॉग जैसी। फ्रॉग देखा है ना, फ्रॉग। फ्रॉग जब टेडपोल स्टेज पे होता है, टेडपोल स्टेज पे होता है, टेडपोल का पता है? फ्रॉग की टेडपोल स्टेज का, टेडपोल स्टेज में फ्रॉग की ये बॉडी होती है और ये फ्रॉग का टेल होता है। इस वायरस को भी देखें, ये बॉडी, हेड जो है ये बॉडी के जैसा है और टेल जो है वो, जो टेल है वो इसके टेल जैसा है। तो इसकी हम हेड और टेल को मिलाकर पूरी को हम कहते हैं टेडपोल टाइप वायरस है। जो बैक्टीरियोफेज हमारी T2 एंड T4 है वो हमारी टेडपोल टाइप है। आपके सिलेबस में कौन सी है भाई? इन तीनों में से बताएं, आपके सिलेबस में कौन सी स्ट्रक्चर बनी हुई है? 3 वाली, ये वाली। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक हो गया? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाएं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मुझे बनाना है पहले हेड और फिर बनाना है वायरस का टेल। एक पार्ट है हेड, दूसरा पार्ट है टेल। टेल आप देखेंगे कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, हेड आप देखेंगे बहुत सारा सिंपल है। कैसे मैं पढ़ाऊंगा? हेड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पार्ट दैट इज डीएनए। पंजाब टेक्स्ट कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, फेडरल कह रहा है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, पर पीएमसी पंजाब को मानती है। तो हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज क्या है भाई? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। हालांकि सिंध और फेडरल कह रहे हैं सिंगल स्टैंडर्ड है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको हम कहते हैं कोर। इसको हम क्या कहते हैं? कोर मॉलिक्यूल, सेंट्रल मॉलिक्यूल। और इसके ऊपर कवरिंग होती है, इसके ऊपर जो होती है क्या होती है? कवरिंग होती है। वो जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? ये इसका बन गया कैप्सिड, ये बन गया कैप्सिड। तो कोर यानी हमने बात की किसकी? डीएनए की, न्यूक्लिक एसिड की। और कैप्सिड यानी हमने किसकी बात की? प्रोटीन की। तो मुझे बताएं कैप्सिड का काम क्या हुआ, प्रोटीन का काम क्या हुआ? प्रोटेक्ट करना, न्यूक्लिक एसिड को ढांपना, न्यूक्लिक एसिड को। एक काम ये हो गया। दूसरा काम कैप्सिड का कौन सा हो गया? एक तो हो गया प्रोटेक्ट करना। दूसरा काम प्रोटेक्शन। एक दूसरा काम कहेंगे आप सर वायरस को पहचानेंगे कैसे? आप वायरस को देखकर कैसे पहचानेंगे? क्या आपकी नजर न्यूक्लिक एसिड पे पड़ेगी या आपकी स्ट्रक्चर वायरस के साइज और शेप पे पड़ेगी? हाँ भाई, शेप पे पड़ेगी, साइज पे पड़ेगी, वेट पे पड़ेगी। तो शेप और साइज भाई कैप्सिड की वजह से हैं। आप अगर कैप्सिड देखें, ये शेप है वायरस की, तो आप कहेंगे बैक्टीरियोफेज है। अगर आप ये शेप देख लें तो आप कहेंगे टीएमवी है। अगर ये शेप देख लें तो आप कहेंगे ये फलां है। तो और अगर आप देखें कि 20 नैनोमीटर साइज है इसकी, तो आप कहेंगे पार्वो वायरस है। अगर 250 नैनोमीटर साइज है तो आप कहेंगे कौन सी वायरस है? बताएं। पॉक्स वायरस है। तो ये जो आपने आइडेंटिफिकेशन की, तो इसका मतलब है एंटीजेनेसिटी मतलब आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन जो वायरस की है वो आपकी न्यूक्लिक एसिड की वजह से नहीं होती, वो आपकी कैप्सिड की वजह से होती है। तो कैप्सिड प्रोटेक्ट कर रहा है और एंटीजेनेसिटी दे रहा है। और एक और काम कैप्सिड का पढ़ेंगे हम कि वेहिकल है भाई, वेहिकल है। वायरस का जो वेहिकल है होस्ट तक पहुंचाने वाला, वो कैप्सिड है। कैप्सिड मदद करेगा अटैच होने में, ट्रांसफर होने में, चिपकने में, डीएनए को अंदर दाखिल करने में, ये सारा कैप्सिड का काम होगा। ठीक है, तो वेहिकल है। 3 काम याद रख लें कैप्सिड के, बाकी काम आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। मेन काम ये 3 है: न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना, एंटीजेनेसिटी यानी आइडेंटिफिकेशन बनना, रिकॉग्निशन बनना और वेहिकल बनना। अच्छा, वापस आते हैं हेड पर। तो हेड आपका बन गया किसका? हेड आपका बन गया कैप्सिड का, प्रोटीन का और डीएनए का। अब इस कैप्सिड में ऐसे 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 छोटे 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 मॉलिक्यूल हैं। इन मॉलिक्यूल को आप क्या कहेंगे? कैप्सोमर्स, जो
सारे डीएनए को ढांप लेंगे। ये आपका डीएनए ढांप गया भाई। ये आपका हो गया यहां से यहां तक पार्ट हेड। अब हेड से यहां पर अटैच होता है, यहां पर अटैच होता है क्या, टेल। और जो टेल है भाई, जो टेल है आपका वायरस का, वो थोड़ा अजीब स्ट्रक्चर देता है, अजीब स्ट्रक्चर देता है वायरस का टेल। ये टेल के अंदर, ये टेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल प्लेट है। देखें अब देखें कि जो ये पार्ट है ना, इसको हम कहेंगे नेक, और ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे कॉलर। मगर पंजाब ने क्या कहा है, नेक और कॉलर एक बात कर दी है, तो आपसे एक ही बात कहेगा, नेक कॉलर एक ही बात कहेगा, पीएमसी वाला भी, ठीक है ना। वैसे थोड़ा फर्क है, पहले नेक है फिर कॉलर है, ठीक है ना। ये जो आपका ब्लैक वाला पार्ट और व्हाइट वाला पार्ट है, ये यहां से लेकर यहां तक ये आपकी होलो शीथ है। कौन सी शीथ है, होलो एक शीथ है। इस पार्ट में अगर देखेंगे ऊपर कॉलर है और नीचे ये प्लेट लगी हुई है, नीचे ये प्लेट लगी हुई है। ये प्लेट है, ये नेक है और ये कॉलर है, और ये हेड है। हेड और टेल आपस में नेक के थ्रू अटैच हैं, कॉलर के थ्रू अटैच हैं। अगर पूछे हेड और टेल किससे अटैच हुए हैं, तो पहले नेक करना आप, नेक ऑप्शन ना हो तो कॉलर करना, ठीक है ना। अगर पूछे जो ये शीथ है यहां से लेकर यहां तक, इसके एंड पर क्या होगा, नीचे वाले पर, आप कहेंगे सर एंड पर जो ये होगी इसको हम नाम देंगे बेसल प्लेट, इसको देंगे बेसल प्लेट, या इसको नाम देंगे एंड प्लेट। शीथ, ये शीथ है ना ये वाली, इसके नीचे एंड प्लेट है या बेसल प्लेट है। या इसमें देखें कॉर्नर्स कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप हेक्सागोनल प्लेट भी कह सकते हैं। हेक्सागोनल प्लेट या एंड प्लेट या बेसल, बेस पर है एंड पर है, 6 कॉर्नर्स हैं। और शीथ के अगले साइड पर क्या है, कॉलर है। कॉलर ऑप्शन ना हो तो आप नेक करना, ठीक है ना। पहले कॉलर, अगर पूछे शीथ के ऊपर क्या है और नीचे क्या है, नीचे तो एंड प्लेट या बेसल प्लेट या हेक्सागोनल प्लेट कहेंगे, ऊपर कॉलर है। अगर पूछे हेड और टेल आपस में किससे जुड़े हुए हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, नेक, नहीं है तो फिर आप कॉलर करेंगे, ठीक हो गया ना। ये थोड़े डिस्टर्बेंस हैं, डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये दो जुदा पार्ट हैं, इसने मर्ज कर लिए हैं। तो हम तो सेंस अपना बनाएं कि एमसीक्यूज कैसे आ सकता है, क्या करना चाहिए पहले। अच्छा, अब टेल के पार्ट्स को देखें भाई। एक टेल का पार्ट हो गया नेक और कॉलर, एक अगर एक मान लें, दूसरा पार्ट हो गया शीथ, तीसरा पार्ट हो गया कौन सा, एंड प्लेट। एंड प्लेट के ऊपर भाई, एंड प्लेट के ऊपर क्या है, एंड प्लेट के ऊपर ये आपके 3, ये 4, ये 5, ये 6 फाइबर्स अटैच हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, जिनको हम कहते हैं टेल के फाइबर। और हाँ, ये जो हेक्सागोनल प्लेट है, इस हेक्सागोनल प्लेट पर पिन्स अटैच होती हैं, 6 पिन्स अटैच होती हैं, इसको हम बेसल पिन्स कहते हैं, या हेक्सागोनल बेसल पिन्स कहते हैं, या हेक्सागोनल एंड प्लेट की पिन्स कहते हैं। टेल में क्या क्या हुआ बताएं, टेल में कौन से पार्ट आ गए। आप कहेंगे सर एक नेक और कॉलर, दूसरा होलो शीथ, तीसरा कौन सा भाई, हाँ तीसरा बेसल प्लेट, और चौथा टेल फाइबर, और बेसल प्लेट पर अटैच हैं बेसल पिन्स। ओके, नेक और कॉलर, होलो शीथ, बेसल प्लेट और ये बेसल पिन्स। अब इन सारों के काम हमें पढ़ने हैं, सारों के काम हमें पढ़ने हैं। तो काम पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, आपको, टेल फाइबर कनेक्टेड बाय टेल पिन्स। नहीं, टेल फाइबर्स आर नॉट कनेक्टेड विद टेल पिन्स, टेल फाइबर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हेक्सागोनल प्लेट। कल आप देखेंगे कि पिन्स क्यों हैं इसके पास,
टेल फाइबर किस काम के हैं, होलो शीथ किस काम की है। अच्छा, होलो शीथ के अंदर आपने एक चीज देखी, होलो शीथ के अंदर मैंने दो पार्ट बनाए हैं, देखें, एक मैंने ये ब्लैक से ड्रा की है चीज, ब्लैक से ड्रा की है चीज बार, और एक मैंने नीचे बीच में व्हाइट कलर का रीजन बनाया है। तो ये जो व्हाइट का है ना पार्ट होलो शीथ का, ये आपका होलो शीथ का कोर है। कोर आपका वर्ड डीएनए के लिए भी यूज हो सकता है, आरएनए के लिए भी यूज हो सकता है, और इस जो होलो शीथ है इसका जो सेंट्रल पार्ट है ये वाला, इसको भी आप कह सकते हैं कोर ऑफ होलो शीथ, या इसको आप कहेंगे स्पाइक। अच्छा, इसको स्पाइक भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब उसके बाद ये जो ब्लैक पार्ट मैंने बनाया है ब्लैक, अगर इसको अब मैं येलो कर लूं तो ये लॉन्गिट्यूडनल कुछ प्रोटीन्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल प्रोटीन्स हैं, इस होलो कोर के साथ अटैच हुई हैं। कल इनका फंक्शन देखेंगे आप, इन लॉन्गिट्यूडनल प्रोटीन का क्या काम है। ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल प्रोटीन है जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहेंगे। कल भाई सारे काम इनके पढ़ेंगे हम बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में, ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं, एक और बात समझनी है, एक और बात समझनी है। अब मुझे बताएं, ये भाई बैक्टीरियोफेज की आप बना रहे हैं, क्या बन गया ये बैक्टीरियोफेज का हेड, ये आपकी बैक्टीरियोफेज का बन गया क्या, टेल, ठीक है ना, ये आपके टेल फाइबर। चलो इनको छोड़ दें, यहां पे आ जाएं। अगर आप यहां पर एक लाइन खींच ले, यहां पर खींच ले, यहां पर खींच ले, यहां पर खींच ले, इधर से इधर से इधर से इधर से खींच लें और इधर से खींच लें, तो ऐसी स्ट्रक्चर है भाई, हेड ऐसा है। क्या मतलब, ये क्या बना लिया मैंने, सुने, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये नौवां, ये 10, ये 11, ये 12, 12, 12 भाई। तो बैक्टीरियोफेज में, मुझे सुने, ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है, अगर इनको मैं ऐसे ऐसे रखूं तो ये कॉर्नर बन रहा है, एक ये क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है। इस कॉर्नर को, वेरी गुड प्रिज्म बच्चे ने, किसी ने कहा है, सही बात है, प्रिज्म बता रहा हूं मैं कि ये जो शेप है ये प्रिज्म की शेप है, इसको हम क्यूबाइडल शेप कहेंगे, मगर ये मैं स्लो समझा रहा हूं। तो ये आपकी जो लाइनिंग्स हैं, ये 12 लाइनिंग्स बनेंगी ऐसी, इसी को आप वर्टेक्स कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे। ये वर्टिक्स जो है आपकी 12 आपकी वर्टिक्स बनेंगी, और वर्टिक्स बनेंगी 12, मतलब ये कॉर्नर बनेंगे वर्टिक्स। अगर एक साइड से देख लें तो 6 साइड मिलती हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड नजर आएंगी। अगर ऊपर से देखें तो 5, इधर से देखें तो भी 5, और अगर इधर से देखें तो 5, इधर से देखें तो 5, यानी टोटल साइड्स कितनी हो गई भाई, 20 साइड्स हो गई। क्योंकि ये तो आप इधर से देख रहे हैं ना, अगर मैं आपको इधर से व्यू दिखाऊं तो ये तो आपको फ्रंट से दिख रहा है, इस साइड से, पीछे से, ऊपर से, टोटल साइड्स कितनी है, 12। और याद रखनी है, 12 ही जो साइड्स हैं वो क्या हैं, ट्राइंगल्स हैं, और 12 ही साइड, सॉरी 20 साइड, ये 12 आपको वर्टेक्स नजर आएंगे। साइड्स जो हैं, साइड्स, ये एक साइड ये उधर से भी होगी, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी। समझ आ रही है मेरी बात? राब्तो कजो मोबाइल ते मां तव्हांखे ॿुधाए छॾींदुमि, भलाई थींदी इंशाल्लाह। हाँ भाई, तो ये जो, हाँ, डायमंड के शेप जैसा बनाना है भाई, हाँ, डायमंड के शेप, डायमंड देखा है, डायमंड के जैसा बनाओ, अगर नहीं देखा तो क्रिस्टल के शेप जैसा बनाना है, हाँ, क्रिस्टल शेप बनेगी फाइनल जाकर। तो 20 साइड्स हैं, और 20 साइड्स आपस में एक जैसी हैं, यानी आइडेंटिकल है, 20 साइड आइडेंटिकल है। तो ऐसी वायरस
जिसको 20 साइड हो और 20 आपस में एक जैसी हो, तो उस वायरस को आप भाई कहेंगे आइकोसेड्रल। आइकोसेड्रल, ठीक है ना, आइकोसेड्रल। या आप इसको पॉलीहेड्रल भी कह सकते हैं, या आप इसको पॉलीहाइड्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बैक्टीरियोफेज आइसोसेड्रल है, बैक्टीरियोफेज का स्पेशली हेड आइसोसेड्रल है, ठीक है ना। तो कल बाकी चीजें पढ़ेंगे, कल बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल पढ़नी है, बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल, बैक्टीरिया कैसे इंटर होगा और बैक्टीरिया कैसे इंटर होकर अपने वायरस कैसे बैक्टीरिया में इंटर होगा और कैसे इंटर होकर वो होस्ट को अटैक करेगा। फिर से हेक्सागोनल क्यों है? वर्टेक्स, भाई वर्टाइसिस जो है ना, वर्टाइसिस ये एक जो ऊपर से लकीर बना लें आप, कॉर्नर बना लें आप, ये जो वर्टिकल कॉर्नर्स हैं इनको आप वर्टाइसिस कहते हैं। हाँ, इनकी पीडीएफ बन गई है, ये मैं सेंड कर लूंगा। एक और बात सुने गौर से, एक और बात सुने, क्या मैंने आपको वायरॉन का बताया था? वायरॉन क्या है? न्यूली फॉर्म्ड वायरस, जो नई नई वायरस बनी है सेल के अंदर, उसको हम वायरॉन कहते हैं, ठीक है भाई। और सेल के अंदर बनी है न्यू वायरस, कल फिर से पढ़ेंगे। और वायरस का भी शायद मैंने बताया था, खैर ये तो पढ़ गए हैं, सॉरी। और मैंने वायरॉइड का बताया था, वायरॉइड क्या है? और मैंने प्रायोन्स का बताया था, प्रायोन्स का, जो कि 1900 मेरे ख्याल में 83 में डिस्कवर हुए हैं। प्रायोन्स के बारे में साइंटिस्ट कह रहे हैं ये प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन ब्रेन में जाकर, या आप कह लें सीएनएस में जाकर डिजीज करती हैं, काओ में डिजीज करती हैं, जिसको काओ मेड डिजीज कहते हैं। और इंसान के अंदर डिजीज कर रही है, जिसको मिस्टेरियस डिजीज कहते हैं। मिस्टेरियस डिजीज उसको कहते हैं जिस डिजीज का सही पता ना हो। नहीं बताया था? प्रायोन्स जो है वो खाली अकेली प्रोटीन है, इसको 1983 में डिस्कवर किया गया है। साइंटिस्ट का मानना है, हम क्या मानते हैं, डीएनए वायरस बना सकता है, आरएनए भी बना सकता है, मगर प्रोटीन अपने आप को रिप्लिकेट कर पाएगी? खाली प्रोटीन नहीं भाई, नहीं। मगर ये कह रहे हैं, हाँ कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं अकेली प्रोटीन को आप प्रायोन कहेंगे, और उस प्रोटीन को रिप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी है, और वो बीमारियां कर रही हैं ब्रेन में। जैसे काओ मेड, ब्रेन की फंक्शनिंग खत्म हो जाती है, काओ मेड हो जाती है। और मिस्टीरियस डिजीज इन ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन के ब्रेन में भी डिजीज करती हैं, जिसका सही पता नहीं कि क्या है, क्यों है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम प्रायोन्स कहेंगे। ये भाई बहुत एक्सेप्शन वाली बात है कि प्रायोन्स मतलब प्रोटीन भी डिजीज कर सकती हैं, प्रोटीन भी अपने आप को रिप्लिकेट कर सकती हैं। हमारा क्या मानना है, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट आप और हम ये मानते हैं कि प्रोटीन आरएनए के सिवा नहीं बनेगी, प्रोटीन डीएनए के सिवा नहीं बनेगी, तो प्रोटीन बीमारी नहीं कर सकती। जो हमारे जैसे साइंटिस्ट हैं, मे भी मेरे कम ख्याल के साइंटिस्ट हों वो, आप और हम जैसे, क्योंकि हम लिमिटेड सोच वाले हैं। साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं बड़ी सोच वाले हैं, जो हमारे माइंड में नहीं होगा वो में भी उनको कोई ऑब्जर्व हुई वो चीज जिसके बेस पे ये कह रहे हैं कि प्रायोन्स मतलब प्रोटीन रिप्लिकेट कर सकती है। हमें तो मैकेनिज्म का ही पता नहीं कि प्रोटीन कैसे बनेगी प्रोटीन से। तो बहरहाल हम जैसे जो होंगे वो क्या कहेंगे, भाई प्रोटीन डीएनए के सिवा नहीं बन सकती, तो प्रायोन्स एक झूठ है, प्रायोन्स एक झूठ है। और प्रायोन्स क्या है, अपनी बॉडी की म्यूटेंट हुई कोई प्रोटीन है जिसको हम नहीं पहचान रहे। तो काफी साइंटिस्ट का क्या क्या मानना है, अभी तक डिस्कशन हो रहे हैं, कोई क्लियरिटी नहीं है कि प्रायोन्स आर रियल डेंजरस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और नॉट। ओके
अच्छा, वायरॉइड का मतलब क्या है? वायरॉइड का ओनली आरएनए, अकेला आरएनए जब वायरस के तरह काम करे। वायरस किसको कहते हैं? आरएनए और प्रोटीन को, या डीएनए और प्रोटीन को। वायरस में कम से कम दो चीजें होंगी इनवेलप हो ना हो, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड। तो ये ओनली आरएनए जो बीमारी करे, डिजीज करे, तो उसको हम कहेंगे वायरॉइड। वायरॉइड और वायरस में क्या फर्क है? सर राजेश ने आज नहीं लिया क्या? सर राजेश ने तो ले लिया है ना पीरियड सर। उसका इंग्लिश का रहता है ना। हाँ बस अब नहीं लेंगे सर, कल लेंगे इंशाल्लाह। अभी इंग्लिश का पीरियड होगा आपका। अच्छा कोई बात नहीं, कल चलेगा, कल आपको डबल पढ़ा देगा सर। हाँ भाई, आज के लिए इतना, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अब करते हैं ब्रेक, आपका पूरे एक दिन का ब्रेक है भाई, बायो का ब्रेक है, इंग्लिश पढ़ लें, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। छोड़ें T1 को, T3 को, T4 को, T4 नहीं, T4 तो बना ली, T5 को, T7 को छोड़ लें आप। टेस्ट होगी भाई, हाँ बिल्कुल होगी, 100% टेस्ट होगी। ओके, वायरॉइड बुधायो हाजिर बाबा।